नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज फिर से हाजिर हूँ मैं, भारती कुमारी, लेकर आप सबके लिए केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 27वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि गांव में उस पूरे इलाके में बड़ी माता का प्रकोप फैला हुआ है, यानी चेचक का प्रकोप फैला हुआ है, और उसी प्रकोप में ओंकार की जान चली जाती है। अब आगे सारा खेल ही समाप्त हो गया। इस हरे भरे घर की फिजा बदल गई। उछलते कूदते हिरन की जैसे चारों टांगें एक साथ ही कोई बांध दे, चंदन बहरा कर बैठ गया। सूझबूझ एकदम हवा हो गई। द्वार पर रहता तो वहां भी उदासी काटने लगती। घर में आता तो बिलखती हुई गुंजा मन का ढांढस ही तोड़ देती। किंतु वह समझाने लगता। समझाते समझाते वो स्वयं भी रो पड़ता। बाहर आता तो फिर वही अकेलापन, द्वार खंड की वही उदासी मन को बेधने लगती। ये पचीसा ही था जिसने आकर द्वार का काम संभाल लिया। रह रह कर चंदन को समझाता रहता, बोधता रहता। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर गुंजा से मिल जाते, चंदन से कह सुन जाते। श्राद्ध के बाद वो फिर आए। चंदन द्वार पर ही था। आंगन में खाट पर बैठकर गुंजा से बोले, ए गुंजा, महतारी ने तुझे बुलाया है। गुंजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी नीचे देखती रही। तो वैद्य जी फिर बोले, कुछ दिन के लिए चौबे छपरा चलेगी गुंजा? गुंजा ने बुझे हुए स्वर में कहा, चौबे छपरा जाके अब क्या करूंगी बाबू? तुम्हारी महतारी तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हारा मन भी थोड़ा बहल जाएगा। पिता ने अपना तर्क दिया। अब चौबे छपरा में मेरे लिए क्या धरा है? सुख इस घर में भोगा तो दुख के दिनों में नैहर जाके क्या करूंगी बाबू? थोड़े दिन के लिए अगर चली भी चलूं तो यहाँ रामू चंदन को कौन देखेगा? इनको किस पर छोड़कर चलूं? वैद्य जी बोले, रामू तो साथ चल सकता है ना, और चंदन? गुंजा के इस सवाल पर वैद्य जी चुप लगा गए। तो गुंजा फिर बोली, जब इस घर पर विपत्ति आई है तो घर के सभी लोग एक ही जगह साथ रहकर भोगेंगे। अब मेरे लिए इस घर में दूसरा कौन सहारा है बाबू? मैं चंदन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। दुख ही भोगने के लिए जब मैं पैदा हुई हूं तो यहाँ से भागकर मैं भला सुखी होऊंगी थोड़े? रामू को भेजकर वैद्य जी ने चंदन को द्वार पर से बुलवाया। चंदन आया तो वो बोले, चंदन, मैं चाहता था कि गुंजा थोड़े दिनों के लिए चौबे छपरा हो आती। तुम्हारी क्या राय है? चंदन ने अनमने ढंग से जवाब दिया, उनका मन है वो तो चली जाए, नैहर उनका है। लेकिन ये तो तैयार ही नहीं है, तुम कहो तो शायद तैयार हो जाए, वैद्य जी ने कहा था। चंदन फिर बोला, अपना भला बुरा ये खूब समझती है, मैं अब इनसे कुछ नहीं कह सकता। अब तो जैसा ये कहेंगी वैसा ही मुझे चलना है। बाहर दो बैल, दो लघर, रामू, ये घर, इनको कौन संभालेगा? ये तो अच्छी तरह यही समझ सकती हैं। मुझसे तो आप नाहक ही पूछते हैं। तो किससे पूछूं चंदन? घर के मालिक एक तरह से पहले भी तुम ही रहे हो, अब तो तुम ही हो, वैद्य जी ने कहा। मालिक मलिकाओं की बात छोड़िए वैद्य जी, जो हमारी किस्मत रही है उसे देख ही रहे हैं। ऐसा भी दिन कभी देखना पड़ेगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। आप तो इनके बाप हैं, दुख में सहारा देने चले आए हैं। मुझे तो अपने बाप महतारी के चेहरे तक याद नहीं। होश संभाला तो भैया की गोद में, घर में दुलारने वाली मिली भौजी, सो भी नहीं टिकी। अब तो भैया भी चले गए, बची हैं ये, सो इनको आप ले जाइए। आगे जो देखना होगा सो देखूंगा, भोगना होगा भोग लूंगा, सिर तो झुका ही है। ये कहते कहते चंदन की आंखें भर आई।
वो दूसरी तरफ देखने लगा। बहन जी को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोले, नहीं नहीं चंदन, ऐसा नहीं सोचो। अब गुंजा को मैं नहीं लेवा जाऊंगा। मैं अपने मन से यहाँ नहीं आया था। गुंजा की महतारी इसे देखना चाहती थी। मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन वो कैसे आएंगी? लेकिन मैं घर जाकर उसे समझा दूंगा। फिर 2-4 महीने बाद अगर हो सके तो दिन भर को तुम ही पहुंचा आना। यहाँ वहाँ दोनों जगहों के लिए अब तो तुम ही बचे हो ना चंदन। वैद्य जी गुंजा को समझा बुझाकर वापस लौट गए। महामारी का प्रकोप सिराने लगा था। इसके बाद भी 2-4 लोग बीमार पड़े, लेकिन बच गए। गांव का उत्साह ही जैसे ठंडा पड़ गया था। सभी एक ही बयार के चपेट में चित गिरे थे। उखड़े हुए उदास चेहरे, सबके दैनिक कार्यों में बेहद शिथिलता आ गई थी। जामुन वाली परती में यदा कदा ही कोई बैठता। सब अपने खंड द्वार पर ही रहते। गांव की फिजा ही बदल गई थी। चंदन और भी सुस्त हो गया था। ना सरेह घूमने में मन लगे, ना खंड द्वार पर बैठने की इच्छा हो। कभी यहाँ कभी वहां बैठ बैठ कर दिन काटने लगा। माघ बीत रहा था। खेत में मटर और चना गोटा रहे थे। पचीसा चंदन के सिर पर सवार रहता, बार बार टोकता, समझाता रहता। चंदन, इतनी बड़ी खेती गृहस्थी बर्बाद ना करो। भौजाई और भतीजे का मुंह तो देखो। जो हुआ सो बीत गया। जिसको जाना था चला गया। उसके कारण जो पास है उसकी ओर से आंखें क्यों मूंद रहे हो? ऐसी जमी हुई खेती यदि उखड़ गई तो कहीं के ना रहोगे। रोने धोने और उदास रहने से कुछ नहीं मिलता। पीठ की धूल झाड़ पोंछ कर खड़े हो जाओ चंदन, आगे बहुत से काम करने हैं। पचीसा के बार बार समझाने से चंदन कुछ संभलने लगा। खेत सरे घूमने लगा, काम में रुचि लेने लगा। वो जब तक बाहर रहता मन लगा रहता। घर आता तो गुंजा को देखकर उसका सारा धीरज टूट जाता। गुंजा जैसे फिर से कुंवारी हो गई थी। कौन कह सकता था कि इस मांग में कभी सिंदूर भरा होगा? इस उम्र में तो बहुत सी लड़कियां कुंवारी ही रहती हैं। कभी कभी गुंजा के तीनों रूप चंदन की आंखों के आगे नाच जाते। कुंवारी गुंजा, सुहागिन गुंजा और अब की निस्तेज बुझी हुई मुरझाई विधवा गुंजा। चंदन भीतर ही भीतर कांप जाता। गुंजा एकदम चुप हो गई थी। उड़ने वाले रंगों में रंगे हुए चित्र की भांति उसके चेहरे की कांति फीकी पड़ती गई। आंखों के नीचे कुछ स्याही आने लगी। चंदन बार बार समझाता, बार बार बोलता, अक्सर अपने अंगोछे से उसकी आंखें पोंछता, लेकिन गुंजा के उतरते हुए चेहरे पर पल भर को भी ठहराव न आया। एक दिन चंदन खींच कर बोला, तो ठीक है, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या हुआ? गुंजा ने पूछा। मेरी एक भी बात जब तुम सुनती ही नहीं हो तो इस घर में रह के क्या करूंगा? तुम्हारा घर है, तुम संभालो। चंदन गुंजा ने बुझे हुए सर में पूछा, तो जाओगे कहाँ? जहां मेरा मन करेगा चला जाऊंगा। इतना मुझसे सहा नहीं जाता। पचीसा कहता है भौजाई भतीजे का मुंह देखो, मन में ढाढ़स करो, लेकिन तुम हो कि सारा ढाढ़स सारा धीरज चुटकी तोड़ के बजा देती हो। लेकिन मैं पत्थर का नहीं हूं गुंजा। तुम एक बार में तिलमिला गई। मेरे सिर पर तो ना जाने कितने निशान हैं। मैं ही तुम्हें दुख देती हूँ चंदन? गुंजा ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, मेरे सारे दुखों की जड़ तुम हो और कोई नहीं है। अब तक जो हुआ सो हुआ ही। आगे भी चाहती हो कि मैं घुट घुट के ही मर जाऊं? मुझसे अब नहीं सहा जाता। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। चंदन ने अपना मुंह घुटनों में छुपा लिया। गुंजा उठ खड़ी हुई और चंदन का सिर उठाती हुई बोली, तो कहो, मुझे क्या कहते हो? कहना क्या है? मेरी देह छू के कहो कि अब तुम कभी नहीं रोओगी। चंदन ने ऐसा कहा तो गुंजा उसका मुंह ताकने लगी। चंदन ने अपनी बांह बढ़ाकर कहा, लो,
छुओ मुझे, मेरी देह छूकर वचन दो कि अब कभी नहीं रोगी। गुंजा चंदन की बांह छूकर बोली, लो, अब कभी नहीं रोऊंगी। चंदन बाहर चला गया। उपन्यास का आज का भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 27वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।